उदाहरण नंबर 2 आपके दे रखा है 840 रुपए अंकित मूल्य है। मतलब किसी वस्तु है ना, वस्तु के ऊपर लिखा हुआ अंकित मूल्य जो होता है ना एमआरपी, जिस पर यहाँ पर अंकित मूल्य लिखा हुआ होता है। अंकित मतलब छपा हुआ मूल्य। जो भी डब्बा है, जिसके जो भी सामग्री है, उसके डब्बे वो लिखा हुआ है कि इतने रुपए का है और आपको इतने में बेचा, तो हमें क्या मिला? बट्टा मिला, डिस्काउंट मिला। तो ये है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, दोनों दे रखे हैं। हमें डिस्काउंट ज्ञात करना है। देखो ध्यान रखना भाई, हमें पहले यहां पर लिखना है अंकित मूल्य, मतलब अंकित कितना है, मार्क प्राइस कितना है। अंकित मूल्य दे रखा है 840 रुपए। मान लो ये पेन है, पेन के ऊपर लिखा हुआ है 840 रुपए और आपको कितने में बेचा? 714 रुपए में बेचा। तो ये है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कह दो, कितने में बेचा, वो है 714 रुपए। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखो था इतने का, बेचा इतने में, हमें मिला डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर निकालना पड़ेगा। हमें यहां पर बट्टा ज्ञात करने के लिए घटाना पड़ेगा। घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गया 2 और 8 में से 7 गया 1। हमें 126 रुपए का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला। 126 का हमें डिस्काउंट मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है बट्टा परसेंटेज ज्ञात करना है। अगर बट्टा परसेंट ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आना चाहिए। हमें ज्ञात करना है बट्टा प्रतिशत। फॉर्मूला क्या है भाई? सिंपल सा फॉर्मूला है, बट्टा बटा अंकित मूल्य, जितना भी आपका अंकित मूल्य है, इनटू क्या कर देंगे हम यहां पर? 100 कर देंगे। तो हमें यहां पर इसका डिस्काउंट मिल जाएगा। बट्टा कितना मिला हमें? 126 रुपए का बट्टा है और कुल अंकित मूल्य कितना है? 840 रुपए है। इंटू 100 कर देंगे, जो घटे वो काट दो। 0 से 0 कट गया भाई। अब ये दोनों नंबर है ना, वो 14 की टेबल में आ रहा है, 14 की टेबल में आ रहा है। देखो 14 इंटू 6 करेंगे 184 होता है और 14 इंटू 9 करेंगे दिया आता है। इसको इससे गुणा कर लो। 9 इंटू 10 90 और 6 का 6 का भाग देंगे हम 90 में, तो भाग जाएगा आपके 15 बार। 15 इंटू 6 90 होता, तो ये आएगा 15%। 15% की आपको डिस्काउंट मिला। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है, एक फ्रॉक का सूची मूल्य दे रखा है 220 रुपए। सूची मूल्य है, उस पर लिखा हुआ है 220 रुपए और सेल में 20% का बट्टा की घोषणा की गई, डिस्काउंट दिया गया आपको। इसमें बोला कि भाई इसका मूल्य इतना है लेकिन आपको मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा, तो बताना है कि विक्रय मूल्य कितना है। तो देखो हमारे पास दे रखा है सूची मूल्य, तो आप लिख देना एक फ्रॉक का सूची मूल्य। सूची मूल्य हमारे पास दे रखा है, अंकित मूल्य कह दो, सूची मूल्य कह दो, एक ही बात है। 220 रुपए का आपके सूची मूल्य है, उस पर आपको मिल रहा है बट्टा, 20% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। हमें मिल रहा है बट्टा। बट्टा कितना है भाई आपके? 20% बट्टा है। तो हम पहले बट्टा राशि ज्ञात करेंगे। तो हम यहां पर ज्ञात करते हैं बट्टा राशि। जैसे हम प्रश्नावली 7.1 में करते थे ऐसे करना है सेम। जो हमने पहली प्रश्नावली में किया था ना वो हमें करना है। बट्टा कैसे निकालेंगे? बट्टा कितना है? बट्टा है आपके सूची मूल्य का 20% है, मतलब 220 का 20% आपके बट्टा है। हल करो इसको। 220 का 220 का मतलब गुणा करना है, 20 का 20, परसेंट हटेगा तो 100 का भाग लगेगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये वाला। अब 22 को गुणा करेंगे 4 से तो ये होता है आपके 44 रुपए, मतलब कि आपको 44 रुपए का बट्टा मिला है, डिस्काउंट मिला है। अब हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, ज्ञात करना है।
कि विक्रय मूल्य क्या होने वाला है। कैसे ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य? सिंपल सा है कि जितना उसका सूची मूल्य है, जितने में वो मिल रहा था, उसमें से क्या करो आप, बट्टा माइनस कर दो। जितने में मिल रहा था डिस्काउंट घटा दो तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो सूची मूल्य है आपके 220 रुपए और बट्टा आपके आ चुका है यहां पर 44 रुपए का बट्टा है। ये घटा दो यहां पर, 10 में से 4 गया 6 और 21 में से 4 गए 17, 176 रुपए में फ्रॉक बिका। उदाहरण नंबर 4 आपके दे रखा है, हमें बिक्री कर ज्ञात करना है, सेल्स टैक्स ज्ञात करना है। किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केटर्स, ये लिखा हुआ ऐसा, इसकी जोड़ी आपको मिल रही है और पहियों पर घूमने वाला जूता बोलते हैं इसको, पहियों पर जूते होते हैं उसको बोलते हैं। इसका जो मूल्य है वो है 450 रुपए और साथ में आपको देना है बिक्री कर। माल बेचने के ऊपर टैक्स लग रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल्स टैक्स लगता है, जो हमेशा बिक्री पर बढ़कर लगता है। तो यहां पर है भाई 5% की रेट है, तो बताना है कि बिल कितने का बनेगा। सिंपल है, देखो ध्यान देना भाई, यहां पर लिखेंगे हम एक जोड़ी, जो भी है आपके पास, एक जोड़ी रोलर स्केटस, तो हमें जो लिखा हुआ वो लिखना है भाई। आप यहां लिखना है रोलर स्केटस। ये जो रोलर स्केटस है उसका जो मूल्य है वो हमारे पास दे रखा है 450 रुपए। और हमें क्या करना है, हमें इस पर देना है बिक्री कर 5% देना है। और यहां पर आपके लगने वाला है बिक्री कर। बिक्री पर है वे आपके कितना, 5% है बिक्री कर। पहले हमें इसका 5% निकालना पड़ेगा, तो यहां पर लेते हैं, देखो ध्यान देना भाई, बिक्री कर जो है वो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, कुल का 5%, तो यहां पर लिखेंगे हम मूल्य का 5%, मूल्य का 5%। याद करो, 450 का मतलब इंटू 5 का 5, परसेंटेज हटेगा तो 100 का भाग लग जाएगा, 0 से 0 गया। अब 5 का भाग इसमें 2, ये जाता है आपके 2 बार। इधर बचा हुआ है आपके 45, इधर बचा हुआ है आपके 2, भाग देंगे तो ये आएगा आपके 22.5 रुपए। ये है कर। और हमें ज्ञात करना है बिल की राशि, ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है बिल की राशि। बिल कितने का बनेगा, हमें बिल की राशि क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बिल में क्या आता है, बिल में आता है कि कितने का है, ये है 450 रुपए का, प्लस आता है टैक्स। टैक्स आपके देर का 22.5 रुपए। तो दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है 472.5 रुपीज। ये आएगा इसका कुल मूल्य। उदाहरण नंबर 9 आपके देर का है, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको बोलते हैं वेट। मतलब ये ऑलरेडी टैक्स जुड़ा हुआ रहता है किसी भी सामग्री के अंदर, रेट के अंदर। तो वहीदा ने एक कूलर खरीदा है, 10% कर के साथ इसमें कर जुड़ा हुआ है और ये 3300 रुपए का है। तो बताना है कि कर जुड़ने से पहले कितना था। तो यहां पर हम लिखते हैं, सिंपल सा है, आप लिखो तो यहां पर माना कूलर का मूल्य कर से पहले, माना कूलर का मूल्य वो भी कर से पहले कितना है। आप चाहो तो 100 रुपए मान सकते हो या एक्स भी मान सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। मानना कि पहले कितने थे, 100 रुपए थे। इस पर आपने लगाया है कर, कर लगाया है आपने 10% होता है, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा भी आपके 110 हो जाएगा। ये हो जाएगा कर के बाद का मूल्य, ये होता है कर के बाद का मूल्य।
अब क्या करना है, देखो ध्यान देना, हमारे पास जो ये मूल्य है ना वो कर के साथ है। जो कर के साथ मूल्य है ना इसको हमें पहले लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना, देखो ऐसे लाइन लिखनी है, ध्यान रखना भाई। हमारे पास जो ये मूल्य है कर सहित है और ये वाला मूल्य भी क्या है, कर सहित है। ये भी कर सहित है, ये भी कर सहित है, तो इसको हमें पहले लिखना है। हमें क्या लिखना है, यदि 110 कर सहित है, कर सहित है तो कर रहित कितना है, तो कर से पहले कितना हो जाएगा भाई, आपके 100 रुपए होगा। कर से पहले कितना है, 100 रुपए। कर सहित 110 है तो कर से पहले कितना था, 100 था। तो हमें यहां लिखना है, अगर 1 रुपया कर सहित है तो कर से पहले कितना होगा, तो हमें यहां लिखना है 100/110। अब हमारे पास है 3300 रुपए कर सहित है, तो हमें यहां लिखना है, यदि 3300 रुपए कर सहित है तो बताओ कर से पहले कितना होगा, तो 100/110 इंटू ये वाला मूल्य 3300 रुपए। अब देखो 0 से 0 कट गया, 11 का भाग दो, 11 33। अब यहां तो है भाई आपका 10 और 3 येन 2 0 ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये आता है आपके 3000 रुपए। ये आ जाएगा इसका आंसर। उदाहरण दे रखा है, सलीम ने एक वस्तु 784 रुपए में खरीदी। खरीदने पर मालूम चला कि इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, इसमें जीएसटी ऐड है। तो बताना है कि जीएसटी के पहले मूल्य कितना था, हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या करना है, यहां लिखना है माना वस्तु का मूल्य, माना वस्तु का मूल्य जीएसटी से पहले कितना था भाई, 100 रुपए था। और जैसे ही हमने यहां पर जीएसटी लगाया जो है 12%, जैसे ही जीएसटी लगाया तो ये आया है 112 रुपए। ये है जीएसटी के बाद का मूल्य, ये है जीएसटी के बाद वस्तु का मूल्य। अब देखो हमारे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास जो लिखा हुआ है इसमें जीएसटी शामिल है, तो हमें शामिल वाला लेना है, ये लेना है पहले। जो हमारे पास अमाउंट दे रखा है ना उसका वैल्यू हमें पहले लेना है। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, सिंपल सा लिखना है 112 रुपए जीएसटी सम्मिलित है, जीएसटी के साथ है। तो जीएसटी के बिना कितना, तो जीएसटी या बिना जीएसटी का मूल्य, तो बिना जीएसटी का जो मूल्य है, बिना जीएसटी वस्तु का मूल्य, वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है भाई आपका, 100 रुपए। देखो 112 जीएसटी के साथ है तो बिना जीएसटी कितना है, 100 रुपए है। अगर 1 रुपया जीएसटी के साथ है तो बिना जीएसटी कितना हो जाएगा भाई आपके, 100/112। अगर 784 रुपए जीएसटी के साथ सम्मिलित है तो बिना जीएसटी कितना होगा भाई, तो यहां लिखेंगे 100/112 इंटू 784। जैसे हमने इसके पिछले वाला एग्जांपल किया था ना, सेम वैसे ही है, कटे दो काट दो, ये इसमें भाग जाता है 7 बार। 7 को गुणा करेंगे 100 से तो ये आता है आपके 700 रुपए, बिना जीएसटी 700 रुपए। प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है, डिस्काउंट मिल रहा है हमें दुकान में। तो हमने क्या किया भाई,
1450 रुपए वाली एक जींस ले ली, जींस हमने एक ली है, और दो कमीज ली है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 850 रुपए है। तो जैसे हम बाहर आए पैसे देने के लिए, तो वहां पर हमें कितना पेमेंट करना पड़ा वो हमें ज्ञात करना है। कितना पेमेंट करना है देखो ध्यान देना भाई। यहां पर हम लेते हैं, सिंपल सा है। एक तो है भाई आपके जींस है, तो यहां पर लिखेंगे हम एक जींस का मूल्य, एक जींस का जो मूल्य है वो आपके दे रखा है कितना भाई, 1450 रुपए। अब हमने खरीदा है दो कमीज, यहां लिखेंगे हम दो कमीजों का मूल्य, दो कमीजों का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो ध्यान देना भाई। एक कमीज 850 रुपए की है, तो दो कमीज कितनी हो जाएगी, एक कमीज 850 की है तो दो हो जाएगी आपके 1700 रुपए की। गुणा कर लेना, इन दोनों को वहां लिख देना। और ये हमें कुल पेमेंट करना पड़ा। कुल मूल्य कितना हो गया, तो कुल हो गया है भाई आपके, जोड़ लो तो ये होता है 3150 रुपए हो गया कुल। अब हमें मिल रहा है बट्टा, डिस्काउंट मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है 10%। हमें मिल रहा है भाई बट्टा, बट्टा जो है वो दे रखा है आपके 10%। हमें ज्ञात करनी है बट्टा राशि, हमें ज्ञात करनी है बट्टा राशि। अब बट्टा राशि कितनी है भाई, 10% है। बट्टा राशि है कुल का 10%, मतलब ये हो जाएगा आपके 3150 का 10%। ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, तो ये आएगा आपके 315 रुपए का आपको बट्टा मिला। अब हमें ग्राहक को कितना भुगतान करना है, तो इतना बना बिल, उतना डिस्काउंट मिल गया, बाकी बच गया आपको देना है। तो यहां पर लिखना है ग्राहक द्वारा भुगतान, कस्टमर द्वारा भुगतान कितना है, तो यहां पर लिखना है ग्राहक द्वारा भुगतान हमें ज्ञात करना। कुल रुपए बने थे 3150, इसमें से डिस्काउंट मिल गया 315, घटा लो। 50 में से 35 गए, 15 गए तो 35, और 31 में से 3 गए तो 28 रुपए, ये आ जाएगा कुल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टेलीविजन का मूल्य है 13,000 रुपए। एक दुकान है जहां पर टीवी मिल रहा है, कितने मिल रहा है, 12,000 में मिल रहा है, 13,000 में मिल रहा है टीवी। उस पर 12% की दर से आपको बिक्री कर देना है, टैक्स आपको देना है। तो बताइए कि दुकानदार द्वारा भुगतान की गई, मतलब जो है ना, जो खरीदने वाला है, खरीदने वाले के द्वारा कितनी राशि भुगतान की जाएगी। ये बिक्री कर है, बिक्री कर का मतलब होता है बिक्री पर टैक्स लगेगा, जितने का माल है उस पर टैक्स लगेगा, हमें ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि पैसे कम देने हैं या पैसे ज्यादा देने हैं, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। तो यहां पर हम लिखते हैं, इधर यहां लिखेंगे टेलीविजन का मूल्य। जो हमारे पास टेलीविजन है, उस टेलीविजन का जो मूल्य है वो दे रखा है भाई आपके 13,000 रुपए दे रखा है, और हमें इस पर देना है बिक्री कर जो है 12%। और यहां पर हम ले रहे हैं सेल्स टैक्स ले रहे हैं, बिक्री कर ले रहे हैं, और बिक्री कर जो है वो दे रखा है आपके 12% दे रखा है। बिक्री कर मतलब होता है जितने का माल है उस पर टैक्स लगेगा और आपको ज्यादा अमाउंट चुकाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लेते हैं बिक्री कर की राशि लेनी है, हमें लेना है बिक्री कर की राशि। बिक्री कर की राशि कैसे ज्ञात करेंगे भी हम, कुल का 12%, तो जो उसका मूल्य है ना, मूल्य का 12% हमें क्या देना है, टैक्स देना है। मूल्य है कितना, 13,000 का मतलब होता है गुणा करना, या 13,000 है, परसेंटेज हट जाएगा, 100 लग जाएगा, इधर 2 जीरो से इधर 2 जीरो कैंसिल, गुणा करो, 0 का 0,
12 इंटू 13 करेंगे तो होता है 156 रुपए। 1560 रुपए हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा। अब हमें उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, भुगतान राशि ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करनी है भुगतान राशि। हमें ज्ञात करनी है भुगतान राशि कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो टीवी है 13,000 का, उस पर आपको देना है टैक्स 1560 रुपए हमें टैक्स देना है। कुल हो जाएगा 15 और 13 और 1 14,560, 14,560 रुपए। ये आएगा टीवी का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, अरुण एक जोड़ी स्केटर्स जो पहिएदार जूते है इसकी एक जोड़ी खरीदता है और किसी सेल से खरीद कर लाया जिसे बट्टे की दर 20% थी, मतलब डिस्काउंट चुकाकर आया, डिस्काउंट में उसको पैसे कम देने पड़े। तो बताना है कि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है। बताना है कि अंकित मूल्य कितना था। पहले इसका मूल्य कितना था हमें बताना है, क्योंकि सिंपल देखो ध्यान देना भाई। माना कि अंकित मूल्य इसके स्टेटस का, माना स्टेटस का अंकित मूल्य, स्टेटस का अंकित मूल्य हमें कितना मानना है, यहां पर x रुपए मानना। x मान सकते, 100 भी मान सकते, ऐसा कुछ नहीं, 100 मान ले, हमने यहां पर 100 मान लिया। अब यहां पर बट्टा मिला डिस्काउंट, डिस्काउंट में पैसा कम देना पड़ता है, तो यहां पर है भाई आपके बट्टा, बट्टा है भाई आपके 20%। अब जैसे ही दोनों को माइनस करते हैं तो ये आता है 80 और ये आता है आपका विक्रय मूल्य। जो वस्तु आपको 100 में मिल रही थी, 20 रुपए आपको बट्टा मिल गया, अब 80 रुपए मिले, ये विक्रय मूल्य है या ये भुगतान की गई राशि है। ये भुगतान राशि भी कह सकते हो, इसको हम भुगतान राशि कहते हैं, क्योंकि उस पर इतने लिखे हुए थे, 20 का डिस्काउंट मिल गया, 80 में आपको मिल गई। अब हमें बताना है कि अंकित मूल्य एक्चुअल कितना था। तो यहां पर हमारे पास जो है ना वो भुगतान राशि है, मतलब ये वाली राशि दे रखी है, और यहां भुगतान राशि है और यहां पर भुगतान राशि ये है। हमें इसको पहले लिखना है। क्या लिखोगे, देखो ध्यान देना भाई। यदि विक्रय मूल्य या भुगतान राशि 80 रुपए है, 80 रुपए हो तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपया है। देखो अगर विक्रय मूल्य 80 है तो अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपए है। अंकित मूल्य कह दो आप, चाहे उसको क्रय मूल्य कह दो, यहां पर अंकित मूल्य भी आप लिख सकते हो। अगर विक्रय मूल्य 80 रुपए है तो अंकित मूल्य 100 रुपए है। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया होता तो अंकित मूल्य कितना होता, तो हम लिखते हैं यहां पर 100/80। और अगर अंकित मूल्य आपके 1600 रुपए है, विक्रय मूल्य जो है ना आपके ये वाला भुगतान राशि, अगर ये वाला मूल्य 1600 रुपए है तो बताना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमें क्या करना है, यहां से गुणा करना है 1600 का, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो यहां दे रखा है उसको हमें पहले लिखना है कि अगर ये 80 है तो ये 100 है, एक है तो कितना होगा, और 1600 है तो कितना होगा, गुणा कर लेंगे। ये देखो आपके 0 0 कट गया, भाग देंगे, यहां पर हम 2 बार जाएगा 0 0, 200 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 2000 रुपए। मतलब 2000 में खरीदा, 20% बट्टा और 1600 रुपए आपको चुकाने पड़े। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट के साथ, वेट सहित है भाई, हमने इतने में खरीदा, इसमें वेट जुड़ा हुआ है, तो बताना है कि वेट जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था। तो पहले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। हमारे पास क्या दे रखा है ये भी ध्यान रखना है आपको। हमें लिखना है एक हेयर ड्रायर है, हमें यहां लिखना है हेयर ड्रायर। एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य कह दो
यहां पर है अभी एक हेड ड्राइव का अंकित मूल्य हो गया अभी आपके 100 रुपए। उस पर वेट है साथ में, वेट साथ में है 8%, तो यहां पर हम ले रहे हैं वेट, वेट है 8%। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये होता है आपके 108। ये है वेट सहित, तो ये आएगा आपका वेट के साथ, वेट सहित। अभी जो मैंने बताया था उसको ध्यान रखना है, आपको वेट सहित दे रखा है और बिना वेट के ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर जो मूल्य है ना वो वेट सहित है, तो हमें वेट सहित को पहले लिखना है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहां पर लिखना है यदि वेट सहित 108 रुपए है तो वेट रहित कितना होगा, कितना है वेट रहित, तो वेट रहित या बिना वेट के 100 रुपए है। अगर वेट सहित 108 है तो बिना वेट के 100 रुपए। तो अब यहां लिखना है यदि वेट सहित 1 रुपया होगा तो वेट रहित कितना होगा, तो हमें लिखना है 100, और ये देखो ये 108 है ना, ये भाग में जाएगा ऐसे। फिर हमें बताना है ये वाला, अगर वेट सहित 5400 है, वेट सहित 5400 रुपए है तो वेट रहित क्या होगा, हम क्या करेंगे यहां पर गुणा कर देंगे, दोनों में 18 का भाग देंगे हम, 18 तिया 54 और 18 छक्के 108। अब हम क्या करेंगे 300 गुणा करेंगे 100 से, दिया आता है आपके 30,000 बटा 6, भाग 2, 6 का भाग यहां देंगे 5 बार जाएगा, ये हो जाएगा आपके 5,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कोई वस्तु 18% जीएसटी के साथ 1239 रुपए, इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जीएसटी ऐड है, जीएसटी ऐड रुपीज आपका दे रखा है, तो बताना है कि जीएसटी जोड़ने से पहले मूल्य कितना था। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो सिंपल ध्यान रखना है, यहाँ पर वस्तु का मूल्य था, हमें यहाँ लिखना है वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य वो हो गया अभी आपके 100 रुपए, माना कि 100 रुपए है उसका मूल्य, उसमें जुड़ेगा अब जीएसटी, जीएसटी है 18%, तो यहां पर हम लेते हैं इसमें जीएसटी जुड़ गया अभी आप, और जीएसटी है भी आपका 18% आपका जीएसटी है, 18% क्या अभी आपके जीएसटी दे रखा, तो ये आ गया आपके 118 रुपए हो गए, जीएसटी जुड़ गया अंदर। अब ये है जीएसटी सम्मिलित होने के बाद, मतलब जीएसटी सहित मूल्य आ गया, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य ये आ गया आपके 118 रुपए। अब हमारे पास जो अमाउंट दे रखा है ये जीएसटी सहित है, तो ये भी जीएसटी सहित है, तो यहां पर हमें इसको पहले लिखना है, जीएसटी सहित वाले को हमें पहले लिखना है, मतलब इस इनमें से यहां है 118 रुपए, हमें क्या लिखना है जीएसटी सहित किसी वस्तु का मूल्य 118 रुपए है तो जीएसटी रहित मूल्य कितना है, जीएसटी के बिना मूल्य कितना है, वो है आपका 100 रुपए। अगर जीएसटी के साथ 118 है तो बिना जीएसटी के 100 रुपए होंगे, तो बताना है कि जीएसटी सहित 1 रुपया है तो जीएसटी रहित कितना होगा, तो हमें यहां पर लिखना है 100 बटा 118। अब है आपके अगर जीएसटी सहित 1239 रुपए है, जीएसटी के साथ 1239 रुपए है तो जीएसटी के बिना कितने होंगे, हमें क्या करना है यहां पर गुणा करना है 1239, इन दोनों में 59 का भाग जाता है, जैसे 59 का भाग यहां देंगे तो ये जाता है आपके 2 बार, और 59 का भाग यहां देंगे तो ये जाएगा आपके 2 बार,
पीछे बच गया भाई आपके कितना, पीछे बच गया आपके 5। अब भाग जाएगा आपके, उसमें एक बार और जाएगा 59 का, 59 का भाग देना, मतलब इसका भाग देना। इसका भाग यहाँ जाता है 2 बार और यहाँ जाता है 21 बार। अब इसको इससे गुणा कर लो, ये हो गया भाई आपके 2100, 2100 बटा 2, भाग दे दो। भाग आपके जाने वाला है 1050, इसका मूल्य आ गया आपके 1050।